नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि एक अहम मोड़ पर नजर डाल रहे हैं। आजाद भारत का पहला आम चुनाव। जी। कल्पना कीजिए, एक बिल्कुल नया राष्ट्र, करोड़ों मतदाता जिनमें से ज्यादातर जिंदगी में पहली बार वोट डाल रहे थे। हाँ, और पूरी दुनिया देख रही थी। ये सब कैसे हुआ होगा? बिल्कुल। हमारे सामने जो दस्तावेज हैं वो यही कहानी बताते हैं कि कैसे 1950 में संविधान लागू होने के बाद भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना और फिर शुरू हुई पहले लोकसभा चुनाव की वो विशालकाय तैयारी। हाँ, चलिए इन्हीं दस्तावेजों की मदद से समझते हैं कि ये असाधारण प्रक्रिया कैसे मुमकिन हुई। बिल्कुल। और ये महज एक चुनाव नहीं था, जैसा आपने कहा। ये भारतीय लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा भरोसे का कदम था। हाँ। संविधान का भाग 15 है ना। हाँ। अनुच्छेद 324 से 329 उसने चुनावी प्रक्रिया की पूरी बुनियाद रखी। अच्छा। इसमें साफ था कि एक स्वतंत्र चुनाव आयोग बनेगा, निष्पक्ष चुनाव होंगे और इसी आधार पर 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन हुआ। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने सुकुमार सेन। जी हाँ, सुकुमार सेन। तो फिर जमीनी तैयारी वो कैसे शुरू हुई? जाहिर है इतने बड़े चुनाव के लिए कुछ नियम कानून तो बनाने पड़े होंगे। हाँ बिल्कुल, दो बहुत जरूरी कानून पास हुए। पहला था रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। 1950 वाला। हाँ, इसका मुख्य काम था ये तय करना कि भाई वोट कौन दे सकता है, मतदाताओं की योग्यता क्या हो और उनकी लिस्ट कैसे बनेगी, कैसे छपेगी। इसने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों का आवंटन भी तय किया। ठीक है। और दूसरा कानून? वो था रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। ये ज्यादा प्रक्रिया पर केंद्रित था। अच्छा, कैसे होगा चुनाव? हाँ, जैसे उम्मीदवार कौन बन सकता है, उनकी योग्यता अयोग्यता क्या होगी, चुनाव प्रचार कैसे होगा, खर्च कितना कर सकते हैं, वोट गिने कैसे जाएंगे, ये सारी बातें। इन कानूनों के बनने के बाद ही आप समझिए पूरी चुनावी मशीनरी तैयार हो सकी। और फिर अक्टूबर 1951 में पहला चरण शुरू हुआ। इसमें एक बात और थी, सीटों के आरक्षण की भी व्यवस्था थी। जी हाँ, बिल्कुल। सामाजिक न्याय के लिए ये जरूरी समझा गया। लोकसभा की 489 सीटें थीं कुल। हाँ। उनमें से 72 अनुसूचित जातियों एससी और 26 अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए आरक्षित थीं। और राज्यों में? राज्यों की कुल 3283 विधानसभा सीटों में से 477 एससी और 192 एसटी के लिए रिजर्व की गई। अब आते हैं मतदाताओं पर। ये आंकड़ा मुझे हमेशा हैरान करता है। 21 साल से ऊपर हर नागरिक को वोट का अधिकार। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जी। जम्मू कश्मीर को छोड़ दें तो कुल मतदाता कितने थे? 17 करोड़ 32 लाख से ज्यादा। हाँ, 17 करोड़ 32 लाख। उस वक्त देश की आबादी का लगभग 49%, आधा देश। बिल्कुल। और उनमें करीब 45% महिलाएं थीं। ये आंकड़ा ही अपने आप में जबरदस्त था। जबरदस्त तो था, पर चुनौती भी उतनी बड़ी रही होगी। चुनौती अभूतपूर्व थी। आप सोचिए, ज्यादातर वोटर गरीब थे, अशिक्षित थे, गांव में रहते थे। हाँ। उन्हें चुनावी प्रक्रिया का कोई अनुभव नहीं था, शून्य। कई विदेशी और भारतीय पर्यवेक्षकों ने इसे क्या कहा? अंधेरे में छलांग। अच्छा। लीप इन द डार्क। हाँ। या एक अविश्वसनीय कार्य। इस पर शक था कि ये हो भी पाएगा या नहीं। चुनाव आयोग ने घर घर जाकर सर्वे करके वोटर लिस्ट बनाई। फिर भी कई लोग या तो जानकारी नहीं थी या उदासीनता, वो रजिस्टर ही नहीं हो पाए। और महिलाओं के नाम दर्ज करने में एक खास दिक्कत आई थी, है ना? सुकुमार सेन की रिपोर्ट में भी इसका जिक्र है। बिल्कुल, वो एक बड़ी सामाजिक अड़चन थी। कई राज्यों में, बिहार, यूपी, मध्य भारत, राजस्थान जैसे इलाकों में, हाँ, वहाँ रिवाज था कि महिलाएं अपना नाम नहीं बताती थीं। वो खुद को फलाने की माँ या फलाने की पत्नी के तौर पे लिखवाना चाहती थीं। अच्छा। चुनाव आयोग ने लेकिन कड़ा रुख अपनाया। कहा कि नहीं, बिना सही नाम के पंजीकरण नहीं होगा। तो इसका नतीजा ये हुआ कि करीब 20 से 30 लाख महिलाएं वोट नहीं डाल सकी। वो लिस्ट से ही बाहर हो गई। ओह, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, ये दिखाता है कि कानून बनाना एक बात है और जमीनी हकीकत, सामाजिक रिवाज, उनसे निपटाना बिल्कुल दूसरे। और एक और चुनौती थी शायद, बंटवारे के बाद जो लोग पाकिस्तान से आए थे, विस्थापित लोग। हाँ, बिल्कुल। उनका पंजीकरण एक बहुत बड़ी चुनौती थी, खासकर पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली, इन इलाकों में उनका कोई स्थायी पता ठिकाना उस वक्त नहीं था। और राजनीतिक दल वो मदद नहीं कर पाए। राजनीतिक दल भी ज्यादातर नए थे, अनुभव नहीं था,
तो मतदाता सूची बनाने में उनसे कोई खास मदद नहीं मिली। सारा बोझ एक तरह से सरकारी मशीनरी पर ही था। समझ गया। अब सोचिए 70% से ज्यादा वोटर पढ़ना लिखना नहीं जानते, जी तो फिर वोट कैसे डाला उन्होंने? उम्मीदवारों को पहचाना कैसे? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल था। तो इसका हल निकाला गया चुनाव चिन्हों से, सिंबल्स। अच्छा, पार्टी सिंबल्स। हाँ, हर पार्टी को और हर निर्दलीय उम्मीदवारों को एक अलग चुनाव चिन्ह दिया गया। जैसे कांग्रेस का बैल था, सोशलिस्ट पार्टी का बरगद का पेड़। और ये चिन्ह इस्तेमाल कैसे होते थे? शुरुआत में तरीका ये था कि हर उम्मीदवार के लिए एक अलग बैलेट बॉक्स होता था और उस बॉक्स पर उसका चुनाव चिन्ह पेंट किया जाता था। मतलब हर उम्मीदवार का अपना डब्बा? हाँ, और वोटर को एक खाली मतपत्र दिया जाता था। उसे अपनी पसंद के उम्मीदवार वाले डब्बे में वो पर्ची डालनी होती थी। वोटिंग पूरी तरह गुप्त रखी गई थी। ये वो दौर था जब भारतीय राजनीति मतलब शक्ल ले रही थी। कितनी पार्टियां थी मैदान में, अंदाजा है कुछ? आप यकीन नहीं करेंगे, करीब 17-78 पार्टियां। 178? हाँ, हालांकि इनमें से ज्यादातर चुनाव के बाद गायब हो गईं। मुख्य पार्टियों में कांग्रेस तो थी ही। हाँ, वो तो स्वाभाविक था। उनके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की नई बनी भारतीय जनसंघ (BJS) थी, डॉक्टर अंबेडकर की शेड्यूल कास्ट फेडरेशन (SCF), आचार्य कृपलानी की किसान मजदूर प्रजा पार्टी (KMPP), सोशलिस्ट पार्टी भी थी, लोहिया जेपी वाली। हाँ, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, CPI, ये सब थीं। कुल मिलाकर 53 पार्टियों के उम्मीदवार थे और 333 निर्दलीय। यानी कुल 1874 उम्मीदवार। जी, 1874 उम्मीदवार मैदान में थे। ये दिखाता है कि राजनीतिक माहौल में कितना उत्साह था उस वक्त। और इस पूरे महायज्ञ को करवाने का इंतजाम, वो कैसा था? वो भी अपने आप में एक कहानी है। देश भर में 2,24,000 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 2,24,000? हाँ, 20 लाख से ज्यादा स्टील के बैलेट बॉक्स इस्तेमाल हुए। बाप रे! और करीब 10 लाख सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों ने ये चुनाव करवाया। और वो स्याही, एमिट स्याही? हाँ, धोखाधड़ी रोकने के लिए, मतलब कोई दोबारा वोट ना डाल दे, उसके लिए पहली बार अमिट स्याही का इस्तेमाल हुआ। अच्छा, ये पहली बार था? जी। और नतीजा कैसे तय होता था? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से, यानी जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिले बस वही जीत गया। तो इतने सारे शक और सवाल थे, फिर भी नतीजे क्या रहे? वोटिंग हुई कैसे? नतीजे आप कह सकते हैं काफी सकारात्मक थे। वोटिंग टर्नआउट रहा 45.7%। 45.7%? हाँ, अब आज के हिसाब से ये शायद कम लगे, लेकिन उस समय की जो चुनौतियां थीं, अशिक्षा, गरीबी, अनुभवहीनता, उसको देखते हुए ये बहुत अच्छा माना गया। ये लोकतंत्र में लोगों के विश्वास को दिखाता है। बिल्कुल। और अमान्य वोट भी केवल 3-4% थे और करीब 40% योग्य महिला मतदाता ने वोट डाला, उन बाधाओं के बावजूद। ये भी महत्वपूर्ण है। हाँ, ये दिखाता है कि अशिक्षित होने के बावजूद लोगों ने काफी समझदारी से अपने अधिकार का प्रयोग किया। और सीटों का क्या हिसाब रहा? कौन जीता, कौन हारा? नतीजे ज्यादा चौंकाने वाले नहीं थे। कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की। लोकसभा की 489 में से 364 सीटें जीती। 364? मतलब भारी बहुमत। हाँ, करीब 45% वोट शेयर के साथ। CPI दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी 16 सीटों के साथ। सोशलिस्ट पार्टी को 12 मिली और BJS को 3 सीटें। और निर्दलीय? दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती। उनकी संख्या भी काफी थी। कुछ बड़े नाम जो जीते या हारे? हाँ, कुछ बड़े नेता जीते, जैसे गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन कुछ बड़े नाम हारे भी, जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर बॉम्बे से चुनाव हार गए। अच्छा, अम्बेडकर हार गए थे? हाँ, वो चुनाव हार गए थे। हालांकि बाद में वो राज्यसभा सदस्य बने। आचार्य कृपलानी भी हारे, पर उनकी पत्नी सुचेता कृपलानी वो दिल्ली से जीत गईं। तो मतलब उतार चढ़ाव रहे। बिल्कुल। और फिर 2 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन हुआ। जी हाँ। जिसके पहले स्पीकर बने गणेश वासुदेव मावलंकर और जवाहरलाल नेहरू बने पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री। राज्यों में भी ज्यादातर कांग्रेस की ही सरकारें बनी। हाँ, लगभग सभी जगह। तो ये थी भारत के पहले आम चुनाव की कहानी। एक विशाल, जटिल, चुनौतीपूर्ण, लेकिन आखिरकार एक कामयाब लोकतांत्रिक प्रयोग। बिल्कुल कामयाब। इसने दुनिया को दिखाया कि लोकतंत्र सिर्फ पढ़े लिखे और अमीर देशों की मतलब पपौती नहीं है। सही कहा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये भारत के पूरे लोकतांत्रिक सफर की नींव का पत्थर था।
इसने उन सभी संदेहों को गलत साबित किया जो इस पूरी प्रक्रिया पर उठाए जा रहे थे। हाँ, ये सचमुच जैसा कहा गया एक विश्वास का कार्य था, एक एक्ट ऑफ फेथ जिसने इस नए राष्ट्र की जड़ें मजबूत की। बिल्कुल। और आज जब हम अपनी चुनावी प्रक्रिया को देखते हैं तो ये सोचना लाजमी है कि जिन लोगों ने इतने मुश्किल हालात में इतने कम संसाधनों के साथ पहले चुनाव को संभव बनाया, वो आज की चुनावी व्यवस्था और मतदाताओं की भागीदारी देकर क्या सोचते होंगे। हाँ, ये सोचने वाली बात है।